नमस्कार। आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और दूरदर्शन हिमाचल पर ये आपका जाना पहचाना प्रोग्राम कृषि दर्शन लेकर हम हाजिर हैं। आप जैसे कि जानते हैं कि आज हम खास तौर पर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आखिरकार वैज्ञानिक तरीके से सब्जियों का उत्पादन किया जाए। और वैसे देखा जाए ना तो किसी भी देश के लिए या मैं कहूँ किसी भी समाज की अर्थव्यवस्था की जो है एक मजबूत रीढ़ के लिए मैं बात करूं तो कृषि एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो अगर कृषक ना हो तो एक पौष्टिक आहार हम लोगों को ना मिले। तो कृषि और बागवान जितने भी हैं ये सभी लोग जुड़े हैं हमारी ज़िंदगी से। और ऐसे में अगर हम विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान ने देखिए, अगर आप घर पे सुबह से लेकर शाम तक कर अपनी दिनचर्या देख लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो विज्ञान ने आसान बनाई हैं। बिल्कुल इसी तरीके से विज्ञान ने आसान बनाया है कृषि को भी। और आखिरकार परंपरागत खेती से जो है किस तरीके से वैज्ञानिक खेती तक का हमारा सफ़र हमारी कृषि को आसान बना देता है, इस बारे में ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में उपस्थित हैं हमारे मेहमान। मैं आपका तारुफ उनसे करवाना चाहूँगी। ये हैं प्रिंसिपल साइंटिस्ट चौधरी सरवण कुमार, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में। डॉक्टर BN सिन्हा जी, आपका यहाँ पर स्वागत करते हैं हम। जैसे कि मैंने बात की कि विज्ञान ने हम सभी के जीवन को आसान बनाया है अगर हम आज की डेट में हम बात करते हैं। लेकिन अभी ये प्रोग्राम है कृषि दर्शन, तो इसमें हम बात करने वाले हैं कृषि को लेकर के। तो मेरा जो पहला सवाल है वो ऑब्वियसली यही है कि आखिरकार जब हम बात करते हैं विज्ञान की, कृषि की, तो किस तरीके से कृषि करना जो है आसान हुआ है एक वैज्ञानिक तरीके से। जो हमारी परंपरागत कृषि थी जिसको हम इससे बहुत पुराने समय से लेकर चले आ रहे थे, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो किसानों के लिए जैसे जैसे, क्योंकि उत्पादन हमारी लागत ज़्यादा लगती थी, प्रोडक्शन कम हो रहा था, या फिर और भी कह सकते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा, प्रोडक्ट्स हमें बहुत ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन को देखते हुए उसकी डिमांड बढ़ती गई। तो उस कंडीशन में अगर परंपरागत खेती करते रहते हम आज तक, तो शायद हम उस अपने इस पॉपुलेशन को, लार्ज जो 140 करोड़ की हमारी आबादी है, इसको हम ढंग से सफिशिएंट हमारे को फूड ग्रेन या वेजिटेबल्स है या फ्रूट से नहीं दे पाते। तो इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल रहा है कि जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो नीड बढ़ते गए, उसके बाद उसका मैकेनाइजेशन हुआ, टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट हुआ, उसमें बीज भी है, खाद भी है, मैकेनाइजेशन भी है, जो डिफरेंट टाइप्स के मशीनरीज आए। उसके बाद जो मैन पावर जो ज़्यादा लगता था, इन्वेस्टमेंट होता था, खास करके एग्रीकल्चर में, जहाँ भी जिस सेक्टर में जैसे गुड़ाई करना है, जुताई है, प्लॉइंग है, या हार्वेस्टिंग है, या पेस्टिसाइड स्प्रे है, तो उसको थोड़ा आसान बनाया गया। तो टेक्नोलॉजी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। तकनीकी अगर नहीं होती तो शायद कृषि जो है इस लेवल तक जो हम आज सेल्फ सफिशिएंट हैं फूड ग्रेन में, पल्सेज में, या ऑयल सीड्स में, या मिल्क प्रोडक्शन में, एनिमल प्रोडक्ट्स जितने भी हमारे हैं, कभी अभी हमारे पास इन सब में हमारी सेल्फ सफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा। हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट अभी थोड़े चीज़ों पे है, ऑयल सीड्स वगैरह पे है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है। इसमें तकनीकी का बहुत बड़ा रोल है। अब देखिए ना, जैसे हमारा देश है वो कृषि प्रधान देश है, और अगर हम हिमाचल प्रदेश की भी बात करते हैं तो कृषि पर ही मैक्सिमम जो लोग हैं वो निर्भर करते हैं, उनका व्यवसाय भी वो है, इनकम वो है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। और किसी भी प्रदेश के लिए, देश के लिए, जैसे मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था को जो है सुदृढ़ करने के लिए कृषि का एक अहम योगदान, बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार अभी जैसे सर्दियां आने ही वाली हैं, मौसम के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से सब्जी उत्पादन हमारा आज कार्यक्रम का विषय है। तो इसके बारे में आप बताएं कि किस तरीके से अभी कौन कौन सी सब्जियां हैं जिनका इस्तेमाल खेती कर सकते हैं। हिमाचल खास करके ये सितंबर का महीना है, ऑलमोस्ट अंत की तरफ है, और क्लाइमेट चेंज के बारे में थोड़ा सा आजकल लोग ज़्यादा जागरूक हो गए हैं और बातें भी करते हैं, किसान भी खास करके, कि इतना क्लाइमेट चेंज हुआ है कि जो हमारा एग्रीकल्चर खास करके सब्जी, आलू से लेकर के और जितने भी हमारे लीफी वेजिटेबल तक थे, सब में डिले हो गया है। जो लोग अगस्त के महीने के मिड में अपनी सोइंग कर लेते थे, खास करके पोटैटो, जैसे हिमाचल का कुछ एक ज़िला जो है, जैसे ऊना ज़िला है, हमीरपुर है, या फिर कुछ कांगड़ा ज़िला डिस्ट्रिक्ट है, या फिर कुछ थोड़ा बहुत एडजॉइनिंग जो आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर पोटैटो का प्रोडक्शन होता है और ये अर्ली प्रोड्यूस करते हैं। ये 15 या 20 अगस्त के बाद कभी भी सोइंग कर देते थे, और इस बार बारिश होने के कारण अभी तक
50% फार्मर को सोइंग नहीं करने का मौका मिला है। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता था कि फार्मर्स को मुँह मांगी कीमत मिलती थी। तो एक पोटैटो को तो मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा कि किसानों के लिए जो बहुत ज़्यादा पैसे इससे रिटर्न मिलता था, 60 डेज 70 डेज़ की क्रॉप होती थी, 60-70 दिनों में उनको बहुत अच्छा इनकम मिलता था। बट वो इस बार जो कि किसानों के लिए है कि उनके लिए एक कह सकते हैं कि एक बरसात जो है अभिशाप के रूप में आया। बाकी जो वेजिटेबल्स हैं, क्योंकि जितने भी शरदकालीन वेजिटेबल्स हैं सर्दियों में उगाए जाने वाले, उसमें प्याज भी है, लहसुन है, टमाटर है, या उसके बाद पालक, धनिया, गोभी, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल है इस समय, जितने मतलब धनिया, पालक, मेथी, सरसों वगैरह जो भी रिच जिसमें खाने के लिए न्यूट्रिशन से रिच जो माना जाता है, वो सर्दियों वाली सब्जियों को माना जाता है। और इसका इस समय प्रोडक्शन शुरू करते हैं, लोग तैयारी शुरू करते थे। तो ऑलमोस्ट इस समय सितंबर के लास्ट आते आते ये चीज़ें मार्केट में आ जाती थी। बट अभी हमारे पास फ्रेश वेजिटेबल, इस जो विंटर वेजिटेबल है, वो अभी आने की संभावना थोड़ी वो सारी चेंजेस हो गए हैं, बहुत सारा ये क्लाइमेट भी चेंज हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग का भी बरसात नहीं जा रही है इसमें। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, ऐसा नहीं है, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि फार्मर को सोइंग करने का टाइम नहीं मिला। बहुत किसान ऐसे भी मेरे को फ़ोन करते हैं कि जिन्होंने पोटैटो लगाया, 10 एकड़ में लगा दिया, 15 एकड़ में लगा दिया, और नेक्स्ट डे उतना इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सीड सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है, और उन्होंने सब कुछ किया, उसके बाद रात को बारिश हो गई, वो सारा वॉश आउट हो गया। तो ऐसा बहुत सारा केस इस बार हिमाचल में हुआ है। और अभी भी किसान, क्योंकि किसान तो कभी हारता नहीं है, वो हर बार चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ, अगर मेरा सीड बह गया है या वो ख़त्म हो गया है तो मैं तो ट्राई करूँगा। तो वो तो बार बार उसकी सोइंग कर रहा है, तो 2 से 3 बार तो सोइंग फार्मर कर चुका है। ये क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है। चलिए, अभी हम जैसे कृषि की बात करते हैं, विज्ञान का तो प्रेजेंस है ही है, साइंस का प्रेजेंस है, तो कृषि में कितने डिफरेंट स्टेजेस होते हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए किसी भी कृषक या बागवान को जब वो कोई भी फसल लगाने की सोचता है कि तैयारी कैसे की जाए? बिल्कुल जी। किसान के पास एक खेत होता है, और दूसरा अगर कह सकते हैं कि एक मतलब गॉड के, भगवान का दिया हुआ कि अगर वो बारिश कर दिया तो ठीक है, नहीं है तो नहीं, उसको में हम कोई फेरबदल हम नहीं कर सकते हैं। वो जब होना है वो तो होगा। हमारे पास एग्रीकल्चर में खेती करने से पहले वो सबसे पहले मिट्टी को देखता है, मिट्टी का हमारा कैसा है, खेत की तैयारी सबसे पहले ध्यान रखनी चाहिए। तो जितने भी आप खेती करते हैं उसमें खासकर अगर सब्जी उत्पादन करने वालों को कहें तो मिट्टी की तैयारी के ऊपर सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, वो किस तरीके से की जाए और किन बातों का ख्याल किया जाए? जैसे प्लॉइंग है, खास करके अगर आपके पास, जिनके पास खेत है, तो जब आप कुछ सब्जियां जो ऐसी होती है जिसको हम डायरेक्ट सोइंग करते हैं, ठीक है, जिसको सीधे हम खेत में लगाते हैं, जैसे इस समय मटर लगता है, पालक लगता है, धनिया लगता है, सरसों लगता है, इसको डायरेक्ट सोइंग कर देते हैं। और जो सब्जियों की नर्सरी तैयार करते हैं, जैसे फूल गोभी, बंद गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली, जितनी तरह की इस तरह की वेजिटेबल्स हैं, या तो उसको हम नर्सरी पहले ग्रो करते हैं। अच्छा। पौध उत्पादन करते हैं, तो उसकी तैयारी थोड़ा पहले से शुरू करनी पड़ती है ताकि इस समय वो जो नर्सरी है वो तैयार हो जाए। तो इस समय किसान जो है अगर खेती की तैयारी करें तो इसको ध्यान में रखें कि क्लाइमेट कभी भी हमारा वो हो सकता है कि अगर बारिश ज़्यादा भी हो गई, अगर ये और ज़्यादा लिंगर हो गया, लंबा चला गया बारिश, तो फिर और किसानों को और भी नुकसान होगा। तो खेत की तैयारी करते समय खासकर सब्जियों को ऊंचे उठे हुए मेड़ पे लगाना चाहिए। अच्छा। मेड़ का जो फ्लैट बेड में लगाते हैं उसको ना लगा करके थोड़ी रेज्ड बेड, कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई क्यारी के ऊपर ही सब्जियों को लगाएं। जैसे हम आलू वगैरह लगाते हैं, तो फूल गोभी भी, बंद गोभी भी, ब्रोकली भी, ये जितनी भी सब्जियां हैं, गांठ गोभी है, और इसके अलावा जितने पालक, धनिया, मेथी वगैरह भी लगाते हैं, उसको भी रेज्ड बेड पे लगाने की कोशिश करें कि अगर बारिश होती भी है तो उससे हमारे क्रॉप को इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान में रखते हुए ही जो है आगे खेती, कृषक बागवान को काफ़ी सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो अभी हम बात करेंगे कि जिस तरीके से मिट्टी की तैयारी है या खेत की तैयारी है, तो जो एक फसल से जब दूसरी फसल लगानी है, मानो अभी भी उनके खेतों में फसलें होंगी लगी हुई, तो उसमें कितना गैप पीरियड होना चाहिए? जैसे आपने बोला ना कि अभी भी फसलें लगी होगी, बिल्कुल, अभी जो सब्जियां उन्होंने गर्मी में लगाई होगी, खास करके बेल वाली सब्जियां, अभी जो सब्जियां बाजार में आ रही है, घिया, डानी, करेला, खीरा, कद्दू, भिंडी, ये जो वेजिटेबल्स हैं ये करीब करीब एंड की तरफ है। ठीक है, इसकी भी तैयारी करनी पड़ती है। इसमें भी अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो आपने देखा होगा कि क्वालिटी में थोड़ा डेटेरिएशन हो जाता है, इस पर दाग आ जाते हैं, कीड़े ज़्यादा लगते हैं, बीमारियां ज़्यादा लगती है, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है किसान को। लेकिन इन फसलों को पानी से बचाने के लिए
जब हम ज़मीन की तैयारी करते हैं तो हमने निकास की व्यवस्था ज़रूर करनी चाहिए कि हम अगर आप बारिश ज़्यादा भी हो तो वो अच्छी तरह से जल का निकास हो जाए, ये ध्यान रखना है। और मैं तो कहूँगा कि किसानों को, खासकर सब्जी उत्पादक किसानों को 1 महीना पहले 2 तरह की सब्जियां हैं। एक जो है, जैसे हम प्याज का नर्सरी उत्पादन करते हैं, क्योंकि प्याज हमारे हिमाचल में काफ़ी अच्छे एरिया में लगाया जाता है और इसका जो नर्सरी प्रोडक्शन है वो हमें करीब जो है अगस्त सितंबर के महीने में इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और जितनी भी नर्सरी है फूल गोभी वगैरह की है, इनकी नर्सरी की तैयारी इनको भी अगस्त में शुरू कर देनी चाहिए थी। पता नहीं उनको, किसानों को टाइम मिला या उस जगह का स्पेस मिला कि नहीं बारिश के कारण, लेकिन अभी भी वो पॉली हाउस वगैरह है उसमें वो नर्सरी का उत्पादन कर सकते हैं। इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अभी जैसे पौध उत्पादन की भी बात की जा रही है, काफ़ी सारे लोग जो हैं जो प्रोफेशनली हैं, जो सिर्फ पौधे ही उत्पादित करते हैं और फिर किसानों को वो बेचते हैं ना। तो अगर कोई इस तरीके से करना चाहे तो उसे किन सारी बातों का ध्यान रखना है? जो लोग किसान नर्सरी प्रोडक्शन को एज ए ऑक्यूपेशन, एज ए सोचते हैं कि वो मेरे लिए एक जीविका का साधन है, खासकर वो किसान ज़्यादा करते हैं जो नियर बाई सिटीज़ रहते हैं। ठीक है। और ये से बहुत ज़्यादा इनकम है। इवन प्रोडक्शन जो हम सब्जी उत्पादन करते हैं उससे ज़्यादा अगर आप तरीके से करें तो नर्सरी उत्पादन से बहुत ज़्यादा पैसा है। बहुत सारे प्रोफेशन में, जैसे नर्सरी प्याज लगाना चाहते हैं तो उनको सही समय पे क्वालिटी बीज लेना चाहिए। अगर सही सोर्स से बीज लिया है उन्होंने तो क्वालिटी बीज उनको पहले तैयारी कर लेना चाहिए। नर्सरी के लिए वो एरिया जो है वो कवर्ड रहना चाहिए। अच्छा। वो ज़मीन जो उनका नॉर्मल खेत है उससे ऊंची जगह पे होनी चाहिए। तो ये नर्सरी की तैयारी के लिए उनको कुछ बातों का ध्यान शुरू में रखना। दूसरा, सनी साइड होना चाहिए जहाँ पर धूप लगती हो, और कभी भी इंटरमीडिएट कभी बीच में बारिश अगर हो जाती है तो उसको कवर करने के लिए आपके पास पूरी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि नर्सरी आपका ख़राब नहीं हो। तो ये कुछ व्यवस्था करके आप नर्सरी प्रोडक्शन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज़ ध्यान बताऊँगा कि प्याज का नर्सरी जो है वो उत्पादन करने के लिए किसान को जो प्रोफेशनली बेचना चाहते हैं, इसको एज ए मतलब अपने सोच रहे हैं कि इसका इनकम जनरेट करें, तो प्याज की नर्सरी से बहुत फ़ायदा है। अच्छा। पर 100 स्क्वायर मीटर एरिया में कम से कम 10 किलोग्राम बीज लगता है। और अगर इसको सीड ट्रीटमेंट करके लगाएं, जैसे बेबिस्टीन है, डाइथेनियम 45 है, इससे सीड ट्रीटमेंट करके शुरू में ही, और जो नर्सरी की बेड है उसको पूरी तरह से उपचारित कर अच्छी तरह तैयार करके और सही समय पे लगाएं, तो इसकी जो प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट नवंबर के लास्ट में या दिसंबर में होगा। तो 2-2.5 महीने अगर इसकी मेहनत करते हैं तो 10 किलोग्राम बीज से वो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मतलब इसके लिए एरिया बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, 100 स्क्वायर मीटर का एरिया ही चाहिए, बट उससे बहुत ज़्यादा इनकम हो सकता है। तो नर्सरी प्रोडक्शन भी आजकल के डेट में एक तरह से कह सकते हैं किसानों के लिए, किसान चाहता है कि मेरे पास चूँकि लैंड उतना ज़्यादा नहीं है तो नर्सरी प्रोडक्शन को भी एज ए ऑक्यूपेशन ले सकते हैं, प्रोफेशनल। अब बात भी है ना कि अब जिस तरीके से अब ग्लोबल वार्मिंग भी है, क्लाइमेट चेंज भी है, ये भी एक बहुत बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है और ऐसे में कृषक बागवानों के लिए आए दिन नई नई समस्याएं उत्पन्न होती ही रहती हैं। तो ऐसे में ये एक बेटर ऑप्शन है। और अगर मैं बात करूं कि कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कृषक लेना चाहे, तो एक तो आपने बता दिया प्याज की फसल जो है नर्सरी वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और ऐसे कौन कौन सी सब्जियां हैं जो कि 1-2 तरह की सब्जी उत्पादन होता है। एक को हम नॉर्मली जो सीजनल वेजिटेबल है, अच्छा। दूसरे को हम बोलते हैं ऑफ सीजन। अच्छा। अब सीजनल वेजिटेबल हमारे लिए तो वो सीजनल है, बट हो सकता है कि जो हमारे यहाँ प्रोड्यूस होता है, जैसे अभी मटर उत्पादन हो रहा है। अच्छा। अभी हिमाचल से किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से, या आप कह सकते हो लाहौल स्पीति एरिया से मटर जो जा रहा है नीचे प्लेन में, तो वो तो हमारे एरिया से जा रहा है। दिस इज ऑफ सीजन फॉर उन लोगों के लिए ऑफ सीजन है वो, हमारे लिए वो ऑन सीजन है कि हम तो इसी समय उगा सकते हैं, बट उसका प्राइस बहुत बढ़िया मिल रहा है। तो ऐसा भी कुछ वेजिटेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। किसानों को ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ प्लेन में हो रहा है उस समय से हमारा, क्योंकि वहाँ जब प्रोडक्शन होता है वो ह्यूज क्वांटिटी में होता है। अच्छा। बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, फिर मार्केट में उनको प्राइस नहीं, किसान को कमाई कहाँ होगी, किसान को पैसे कहाँ मिलेंगे। किसान को क्वालिटी से भी मिलेगा, और दूसरा जब उस चीज़ की डिमांड होगी, और डिमांड जब घट जाती है तो किसान कहता है कि अब मैं इसको क्या करूं, क्योंकि वो जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जो हरी सब्जियां हैं, उसकी लाइफ 2 से 3 दिन ही होती है। अगर 3 दिन में बिक गया तो ठीक है, अदरवाइज वो वेस्टेज चला जाता है। तो उस कंडीशन में किसानों को ये ध्यान रखना है कि हम उसी वेजिटेबल को उगाएं और उस समय पे प्रोड्यूस करें जिस समय मार्केट में इसका गलत ना हो। तो इसके मार्केटिंग के ऊपर ध्यान उसको रखना है कि कौन, जैसे आजकल तो बहुत सारे पोर्टल हैं, किसान पोर्टल है, उसमें पता लग जाता है कि कौन सी सब्जी अगर 2-4-5 महीने या साल भर आप किसान जितना ऑब्जर्व करता है मंडियों को, तो वो समझ जाता है
कि अगर मैं मूली लगा रहा हूँ तो अगर बरसात में मूली होगा तो वो 100 रुपये किलो भी बिक सकता है। अच्छा। धनिया हमारा बरसात में 200-250 रुपये किलो भी बिक सकता है, बट वही अगर अक्टूबर में बेचेगा तो हो सकता है वो 10 रुपये किलो बिके। तो हमें हिट करना है वहाँ किसान को, ये बातें बार बार ध्यान रखनी है कि हम मजबूर ना हो बेचने के कुछ लिए। एक टेक्निक्स भी होती होंगी। टेक्निक भी होती है ना, जैसे अगर हम आज बात कर रहे हैं सब्जियों पॉलीहाउस टेक्निक है, हाँ पॉलीहाउस सब्जियों है। की बात कर रहे हैं, तो मैं जहाँ टेक्निक्स की मैं आपसे ज़रूर मैं पूछना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी वो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जिनको आज की डेट में कृषक बागवान जो यूज़ कर भी रहे हैं, मुनाफा भी हो रहा है, और क्या कुछ ऐसे नयापन है जिसको वो यूज़ कर सकते हैं? हमारे हिमाचल में खास करके पॉलीहाउस टेक्निक तो बहुत ज़्यादा एडॉप्शन हो गया है, बहुत ज़्यादा एरिया में मतलब ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गया। फार्मर्स इसको एज ए प्रोफेशन भी ले लिया है और फार्मर ने इस टेक्नोलॉजी को अपना भी लिया है। पॉलीहाउस टेक्नोलॉजी है, उसमें शेड नेट्स वगैरह भी हैं, लो टनल्स भी हैं, कई सारी चीज़ें हैं। तो मेन है कि क्लाइमेट से हमको, जो हमारा एडवर्स क्लाइमेट आता है उससे हमको बचाना है, या उस समय जो सर्दी की सब्जी है उसको गर्मियों में, गर्मी की सब्जी को हम सर्दियों में हम उगा सकें। ये मेन हमारा। बाकी जो मैकेनाइजेशन है, मैकेनाइजेशन में यह है कि टाइमली आप कर सकते हैं। अगर आप अभी भी आप ट्रेडिशनल प्लाव से खेती करेंगे, बैलों से, हल से, तो हो सकता है कि खेत तैयार करने में आपको 5 दिन लग जाए। ट्रैक्टर वगैरह आप यूज़ करेंगे, रोटावेटर है, कल्टीवेटर है, इस तरह के जो मशीनरीज आजकल आ रहे हैं जो छोटे खेतों के लिए आजकल हैं, यूज़ कर लेते हैं, तो उससे आप एक दिन में ही आप बहुत सारे खेतों को बिजाई कर सकते हैं। तो टाइमली सोइंग ज़रूरी है, मैकेनाइजेशन ज़रूरी है। आप इससे हट करके आप जो टेक्नोलॉजी है आप मार्केट पे अपना कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ से जानना चाहूँगी, आजकल तो वो वाली टेक्निक भी आ गई है खेतों में कि वो हाथ से चलने वाले ट्रैक्टर से जो है खेती कर रहे हैं, तो उस तरीके से खेती करना और वो जिस तरीके से पहले बैलों की हेल्प से जो है हल चलाते थे, उसमें दोनों में जो है वो बेटर कौन से वाला है? एक तो आप बोल सकते हैं, अगर मैकेनाइजेशन, मैन पावर कम लगता है, एक आदमी एक दिन में मान लिया जाए कि 10 कनाल खेत को आराम से प्लॉइंग कर सकता है, तैयार कर सकता है। हल में उतना नहीं होता था। लेकिन बेटर कौन से वाला फसल होता है? बेटर तो यही है जो मैकेनाइजेशन होता है। लेकिन उसमें क्या होता था ना, उसमें 2 पशु रखने पड़ते थे हर किसान को। तो उसका जो वेस्टेज है, जैसे गोबर कहते हैं, अब वो खाद के लिए यूज होता था, तो वो खेतों में जाता था। अब किसान के पास ट्रैक्टर तो है या पावर टिलर तो है, बट उनके पास कंपोस्ट नहीं है जो हमारे खेत को फर्टाइल कर सके। हम क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर पे आ गए हैं, जैसे यूरिया है, 12-32-16 है, वगैरह वगैरह जो फर्टिलाइजर है। बट हमारे पास जो नॉर्मल किसान का मतलब होता था कि किसान के पास खेत भी हो और पशु भी हो, तब वो बैलेंस रहता था दोनों। उसका आउटपुट उसमें, जब उसमें घास हो जाएगा तो उस खरपतवार को पशु को खिलाएगा, और पशु से जो गोबर होगा वो खेत को फर्टाइल करेगा। चीज़ें जब आप मैकेनिज्म को ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली फर्टिलाइजर्स के लिए आपको तो डिपेंड होना पड़ेगा, है ना। अभी पहले जैसे पहले पशु भी थे, कंपटीशन आ गया ना। आपके बगल का किसान खेत की जुताई कर चुका है और उसने सोइंग कर दिया है, और आपके उसके बगल में आपका खेत है और आप नहीं कर पाए हो, तो आप चाहोगे कि ठीक है मैं अपने हल से जाऊंगा, बैल वगैरह लेकर के। डिले हो गया तो मार्केट में प्राइस कम हो जाएगा। वो उसके 15 दिन पहले क्रॉप आ जाएगी, आपकी 15 दिन बाद आएगी। तो बहुत सारे रीजन है। मैकेनाइजेशन तो मस्ट है। मैकेनाइजेशन के बिना तो आजकल टेक्नोलॉजी को है ना कि टेक्नोलॉजी को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं कि आप सोच लें कि विदाउट, चाहे किसी भी स्टेज पे हो, इवन आप पेस्टिसाइड भी स्प्रे करते हैं, कीटनाशक वगैरह का स्प्रे करते हैं। आप पहले हाथ से चलने वाले स्प्रेयर आते थे, आपने सुना होगा। अब बीच में फिर वो हैंड वाले आ गए, फिर तीसरा आ गया, उसमें इलेक्ट्रिक वाला आ गया, बैटरी चार्ज वाला, अब सोलर वाला आ गया है। अच्छा। तो फार्मर तो उसको, उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर, अब एक आदमी एक दिन में 10 कनाल को स्प्रे कर सकता था, करता है अभी। पहले तो 1 कनाल भी बड़ा मुश्किल होता था करना। आजकल तो आपने सुना होगा ड्रोन, यस, एग्रीकल्चर में ड्रोन सिस्टम। तो अब तो कृषि ड्रोन महिलाएं हैं, वो आजकल उनको टेक्नोलॉजी दी जा रही है, उनको पढ़ाया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, और वो गांव में एक ड्रोन, क्योंकि वो थोड़ा कॉस्टली अफेयर्स है, बट एक 2-4 महिलाओं का ग्रुप मिल करके उस फार्मर को मतलब जिसको स्प्रे, जान किसी का 10 कनाल का एरिया है या 50 कनाल का है, तो वो हायर कस्टम हायरिंग पे स्पेशल ट्रेनिंग प्रोसेस भी तो है। हाँ, मैनेजमेंट का है। उसको टेक्निकली कैसे आप उसको यूज करोगे, पेस्टिसाइड कितना डालना है, कैसे उसको आपने कंट्रोल करना है, बिकॉज इट इज रिमोट से ही कंट्रोल होता है। आप महिलाएं उसको वो करेगी। थोड़ा बहुत उसमें टूट फूट भी होती है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि बैटरी जोड़ना है या उसमें और भी चीज़ ऑपरेटिंग इशू वो भी बताया जा रहा है। तो आजकल तो ये भी चला हुआ है कि
ड्रोन महिलाएं, उसका नाम ही दिया गया है, वो नेशनल लेवल पे चला हुआ है। तो टेक्नोलॉजी से तो आप अब एक ही दिन में 20-25 एकड़ तक को एक ही ड्रोन से आराम से, और उसमें पेस्टिसाइड की भी बचत होती है। पेस्टिसाइड का ह्यूमन बीइंग पे कम इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो स्प्रे करेगा तो उसका कुछ ना कुछ उसके नाक में जाता है। वैसे तो पूरा कवर करके रखा जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये सेफ भी है। जुडिशियस यूज भी पेस्टिसाइड का है। उसका जो प्रोड्यूस होगा वो भी, चूंकि हमें पता है कि वो प्रोड्यूस होगा जो और टाइमली होगा। सबसे जरूरी चीज़ है, आज ही हमने देखा कि इसमें कीड़ा आ गया है, आज ही इसमें देखा कि मैंने बीमारी आज ही मुझे करना है, अभी 10-12 बजे के दिन में अगर देखा है तो हमें तो ऐसा चाहिए ना, 12 बजे तो लेबर नहीं मिलेगा, तो अगले दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन उसमें है कि अगर आप ड्रोन का व्यवस्था है तो 1 घंटे में जाके वो स्प्रे करके आ जाएगा। तो आपकी बात से मैं यहाँ पर ये समझ पा रही हूँ कि ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि अगर आपने फसल लगा दी है खेतों में तो वो सिर्फ लगा के छोड़ नहीं देना है, उसको ऑब्जर्व भी करना है कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ताकि टाइमली जो है पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जा सके। पेस्टिसाइड्स जरूरी नहीं है। हम ये समय, अगर हम जैसे ह्यूमन बीइंग भी हैं, आदमी ही हैं, अगर अच्छा खान पान है, रहन सहन अच्छा है, सिंपल तरीके से रहता है, बॉडी को अच्छा मूवमेंट करता है, घूमता फिरता है अपने बॉडी पे, तो जरूरी नहीं है कि उसको हॉस्पिटल की जानकारी होनी ही चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि विजिलेंट रखना, क्या मुझे कोई ऐसा सिम्टम तो नहीं आ रहा है जो नहीं आना चाहिए था, तो फसल तो खराब तो फसल में भी वही है। आपको ये नहीं कि लगा के हमने छोड़ दिया, अब उसमें खरपतवार आते हैं, अगर टाइमली आपने खरपतवार नियंत्रण नहीं किया तो डेफिनेटली है कि आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ जाएगा। 1 एकड़ में अगर प्याज लगाया है आपने और उसकी गुड़ाई करवानी है, 2 से 2 गुड़ाई रिकमेंडेड है, ठीक है ना, तो आपको कम से कम 10 से 15 मैन पावर चाहिए। अब एक मैन पावर का दाम कम से कम 700 रुपया, 500 से 700 एक दिन का मैंडेज लेते हैं। तो आप जो लीजिए कि अगर फार्मर को जो इनकम होगा वो किस टाइम में, अगर 2 बार करवा दिया उसका कितना लॉस हो जाएगा, तो वो चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। इसीलिए बोलते हैं टेक्नोलॉजी को अगर आप राइट ऑफ कर देंगे ना, तकनीक को, जिसके बारे में आपने शुरुआत में कहा था कि अगर मैं कहूँ कि प्याज को आपने जब भी लगाना है तो वो 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाना है, लाइन सोइंग करनी है, इस टाइम पे आपने ट्रांसप्लांटिंग करनी है, नर्सरी इस साइज का होना चाहिए, और इतना फर्टिलाइजर डालना है, और ये इस टाइम पे डालना है, ये वाले उर्वरक आपने डालना है, इतना खाद डालना है। तो ये दिस इज ऑल आर टेक्निक्स। अच्छा, ये टेक्निक्स को जो है किसानों तक सही तरीके से पहुंचाने का क्या कोई प्रोविजन है? बहुत सारे किस तरीके से पहुंचाया जाए कि एक किसान को पता चले कि किन टेक्निक्स को यूज करके मैं ट्रेनिंग मेथड सबसे बढ़िया, ऑन द स्पॉट, ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस ट्रेनिंग। आजकल तो सारे जिले में कृषि विज्ञान केंद्र हैं। अच्छा, तो उनका रोल ही होता है कि किसानों को की समस्याओं को ऑन द स्पॉट सॉल्व करना। दूसरी बात, अगर वो चाहते हैं कि कोई प्रोफेशनल, हम कोई जैसे को वोकेशनल टाइप का ट्रेनिंग 3 दिन 4 दिन का किसी भी तरह का, जैसे कोई मशरूम प्रोडक्शन पे करना चाहता है, कोई मुर्गी पालन पे करना चाहता है, कोई सब्जी उत्पादन पे करना चाहता है, कोई पॉली हाउस पे करना चाहता है, या कोई पशु पालन पे करना चाहता है, तो वहाँ पर 5-6 साइंटिस्ट होते हैं और वो उनको प्रोफेशनली ट्रेनिंग देते हैं। वोकेशनल 3 दिन का, 7 दिन का, इवन 15 दिन की भी ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग की व्यवस्था तो है। एग्रीकल्चर में किसानों को ये जरिया है। दूसरा, नॉर्मल जैसे लाइव शो वगैरह होता है, इसमें भी किसान जानकारी लेते हैं, प्रश्नोत्तरी वगैरह होता है दूरदर्शन पे, या आपका जो आकाशवाणी है, हेल्पलाइन नंबर है 1551 18 180 1551 उस पर भी है। उसके अलावा डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जैसे पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर है साइंटिस्ट का, उनके भी, हमारे भी वेबसाइट्स हैं, उस पर भी किसान के प्रश्न आते रहते हैं। तो यानी जो किसान हैं वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं ये यूनिवर्सिटीज़ को कि हमारे यहाँ ये दिक्कत हो रही है। हमारे यहाँ एक एटिक व्यवस्था है, एटिक एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर ना, तो वो सारे यूनिवर्सिटीज़ में है और वो गेट के पास ही बना हुआ है। अच्छा। तो वो क्या होता है एक्चुअली कि एक्टिक का पर्पस यही था कि फार्मर्स, जैसे कहता है ना कि बड़े इंस्टीट्यूशन में आने से डरता है कि कहाँ जाऊँगा मैं, कहाँ पूछूंगा, उसके लिए बनाया गया था वो। और वो मेन गेट के साथ ही बनाया जाता है। जितने भी इंस्टीट्यूट आप जाएंगे इंडिया में तो एटिक वो बना हुआ है, और वो गेट, मेन गेट होगा उसके जस्ट बगल में होगा, मतलब 100-150 मीटर की दूरी पे होगा कि फार्मर ईजिली, और वहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी भी दी जाएगी। वहाँ पे आपको कोई सीड्स वगैरह भी हैं जो यूनिवर्सिटी के द्वारा तैयार किए जाते हैं, कोई कटिंग्स हैं, कोई कुछ भी है, कोई नर्सरी है जैसे एप्पल वगैरह की नर्सरी है, या फार्मर इस टाइप का, वो भी वहाँ इजीली अवेलेबल होगा। जानकारी मिलेगी, पत्रिकाएं मिलेगी, जो आप पत्रिका चाहते हैं, जैसे एग्रीकल्चर बेस्ड जितने भी नए
कोई लिफलेट्स वगैरह होगा, कोई बुकलेट्स होगा, कोई पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस होगा, तो वो एटिक के द्वारा आप आसानी से फार्मर वहाँ जा करके ईजिली ले सकते हैं। आपका लास्ट में एक संदेश लेना चाहेंगे समस्त हमारे जो कृषक बागवान इस वक्त आपको देख रहे हैं? मैं इस समय किसान भाइयों को खास करके हिमाचल के वैसे तो तीनों एरिया, निचले पर्वतीय क्षेत्र, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र और मध्य पर्वतीय क्षेत्र, तीनों से एक जो निचले पर्वतीय क्षेत्र हैं, खासकर निचले क्षेत्र या मध्य कह सकते हैं, जिनको आलू में प्रॉब्लम आई है, आलू समय से बिजाई नहीं हुआ है, तो किसानों को ये सोचना चाहिए कि पंजाब अभी भी बहुत ज़्यादा मतलब उसमें है कि अभी भी वहाँ सीड आलू का सोइंग नहीं हुआ है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अभी भी वो क्योंकि आलू को लगा सकते हैं लंबा, अभी काफ़ी अभी से लेकर के जनवरी तक लगता है आलू, तो आलू के क्रॉप को ज़रूर लगाइए, क्योंकि इस बार मार्केट में इसका प्राइस ठीक रहेगा, बहुत ज़्यादा है नहीं एरिया में लगा हुआ। और जो बाकी किसान हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा क्लाइमेट चेंज के अनुसार जो आप खेती कर रहे हो उसमें अच्छे क्वालिटी के बीज का आप यूज़ कीजिए, उसी पेस्टिसाइड को आप उपयोग कीजिए जो पेस्टिसाइड आपको लगता है कि जिसके ऊपर ग्रीन लेवल लगे हुए हैं वो पेस्टिसाइड यूज़ कीजिए, ज़्यादा टॉक्सिक नहीं कीजिए और खेती को बढ़ावा दीजिए आप। चलिए, आज मुझे लगता है ये कार्यक्रम के जरिए जो है बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी कृषकों तक पहुंची है। हम आखिर में इतना ही कहना चाहेंगे कि देखिए, विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत आसान बनाया और बिल्कुल जीवन को आसान बनाया है, इसी के साथ में कृषि को भी आसान बनाया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक तरीकों का आप इस्तेमाल करें सब्जी उत्पादन में और देखते रहें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कृषि दर्शन दूरदर्शन हिमाचल पर। फिलहाल नहीं इजाज़त, नमस्कार।